डिलीवर करना है। ओके चलो, तो फिर अभी क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम लोगों को तो फिलहाल याद नहीं है लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था, लेकिन मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था कि हाउ टू गेट द डेटा बाय यूजिंग कीज एंड हाउ टू गेट द डेटा बाय यूजिंग गेट फंक्शन। यस और नो? बोलो, यही था ना लास्ट टॉपिक? क्यों अर्पिता? सर पता नहीं, मैं थी नहीं क्लास में। तुम नहीं थी कल, कोई बात नहीं। आदित्य ने ली थी क्लास। आदित्य बताओ, यही था कि नहीं था? शुभांकर ने भी ली थी, शाहरुख ने भी ली थी। यही था यही था। और होश खोल के पढ़ा करो तुम लोग यार, क्या सीख रहे हो? तो अभी आज एक्चुअल में आगे की बातचीत हम लोग करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आईडी फंक्शन, ठीक है, इज और इज नॉट फंक्शन, ठीक है, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू फंक्शन, ओके, और इन और नॉट इन फंक्शन। फटाफट से इनका यूज बता दो क्या होता है चारों फंक्शन का, वन बाय वन। इन चारों फंक्शन का क्या रोल है, वन बाय वन करके फटाफट से एक्सप्लेन करो, फिर आगे बढ़ो। सर इज और इज नॉट का फंक्शन लिस्ट में जैसे कोई चीज देखना है उसमें कि है कि नहीं है। यूज बताओ, ये क्या और होता है? ऐसे लिख के आओगे एग्जाम में? कौन एक्सप्लेन करेगा यार? तुम लोग बहुत टाइम लेते हो यार। नहीं पढ़ने का मन है तो बताओ, फिर क्लास में कैंसिल हो। आंसर ही नहीं कर रहे हो आज आप लोग। सर आईडी फंक्शन किसी भी फंक्शन की या किसी भी एलिमेंट की आईडी बताने के लिए यूज होता है। हाँ। और इज और इज नॉट के लिए अगर कोई एलिमेंट किसी फंक्शन में प्रेजेंट है या नहीं है, उसको इज या इज नॉट से चेक करते हैं। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू कंपैरिजन भी के यूज होता है। इसीलिए। इज और इज एंड सॉरी सर, इज यूज्ड फॉर मेमोरी कंपैरिजन। मेमोरी के लिए। हाँ, मेमोरी कंपैरिजन। हाँ, मेमोरी कंपैरिजन सर, वो वर्ड्स करेक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये पता है कि होता क्या है। ओके नेक्स्ट। सर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू भी कंपेयर करने यूज करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। क्या कंपेयर करने और के? इन और इन सर क्या कंपेयर करने के लिए। डेटा को कंपेयर करने के सर लिए शायद होता है। फंक्शंस के लिए सर यूज करते हैं। आईडी फंक्शन का बेसिकली क्या यूज है, दोबारा एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। टू प्रिंट मेमोरी एड्रेस। हाँ, इक्वल टू नॉट इक्वल टू डेटा कंपैरिजन। और नॉट इन का क्या यूज है पता? बोलो भाई। सर डेटा अवेलेबिलिटी। बिल्कुल सही बात। पिता के हर क्वेश्चन में आंसर आते हैं, बस तुम लोगों के आंसर नहीं आते हैं। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस रिकॉर्डिंग चाहिए और रिटर्न नोट चाहिए। प्रैक्टिकल चाहे 0% नॉलेज हो। रिकॉर्डिंग और नोट्स क्या भैया कहीं लेके जाना है क्या? पढ़ने में ध्यान नहीं है आप लोगों को। चलो ठीक है, एक प्रोग्राम करके देखते हैं। पढ़ रहे हो यार तो आंसर भी देना सीखो।
मैंने 2 डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और 2 डिक्शनरी में मैंने डेटा इंसर्ट कराया। पहले वाले में 2 आइटम्स हैं और दूसरे वाले में भी 2 आइटम्स हैं। एक डिक्शनरी मैंने और बनाई जो कि D1 को ही इंडिकेट कर रही है, D3 इक्वल्स टू D1 लिख दिया मैंने। भी लिख रहा हूँ। D4 इक्वल्स टू मैंने एक डिक्शनरी और बनाई, और ये वाली डिक्शनरी में भी सेम एलिमेंट डाल दिया। तो बेसिकली D1 contains 11 and 22 and the name is Rajat and Manish. Okay, D2 contains 333 and 444 and the name it contains as Pankaj and Surya. D3 indicating D1 and D4 contains some data which is which seems to be 111 and 222 and the name is Rajat and Manish as same as of D1. Okay, so अभी एक काम करते हैं, पहले मैं जरा 1 by 1 सबकी आईडी प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। आईडी प्रिंट कराओ, आईडी ऑफ D1, तो D1 का मेमोरी एड्रेस जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगेन आईडी ऑफ D2, D2 का मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा। सेम एज ऑफ D4। क्या लगता है आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा? सर D1 D3 और D4 की वैल्यू सेम आएगी। देख लेते हैं। D1 इंडिकेटिंग मेमोरी लोकेशन। सुनो, D1 ने ये डेटा कंटेन D1 ने जो भी डेटा कंटेन किया उसका हम लोगों ने आईडी प्रिंट कराया, तो एक ये मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब D1 को जो मेमोरी मिली है वो ये वाली मिली है। D2 का जब हम लोगों ने मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराया तो D2 में डेटा दूसरा था, इसलिए उसका मेमोरी एड्रेस भी दूसरा प्रिंट हुआ है। जबकि मैं अगर D3 की बात करूं तो D3 जो है वो D1 को इंडिकेट कर रहा है, मतलब D3 और D1 इंडिकेटिंग टू द सेम वैल्यू, इसलिए D3 और D1 का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ D4 ने D1 को इंडिकेट नहीं किया है, D4 ने कुछ डेटा कंटेन करा हुआ है, वो डेटा D1 के जैसा दिखता है, नो डाउट। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लो और एक कोई नॉर्मल लोकल डिक्शनरी ले लो, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ वर्ड्स तो सिमिलर मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी बात समझो, मतलब D4 डिक्शनरी जो है वो डिक्शनरी तो है, उसमें डेटा वो मिल रहा है, तो उससे मतलब नहीं है, उसका मेमोरी एड्रेस जो होगा वो दूसरा ही होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सर अगर हमें सेम मेमोरी एड्रेस चाहिए तो हमें उसको एज ए इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। एज ए इक्वल इन द केस ऑफ डिक्शनरी ओनली, कॉपी करके नहीं लिख सकते हैं। नहीं, इन द केस ऑफ डिक्शनरी ओनली। ओके, सिर्फ एक डिक्शनरी के केस में होता है? केवल डिक्शनरी केस में, बिकॉज अगर आप इसको लोकल डिक्शनरी जो हम लोग यूज करते हैं ना उसके बेस पे समझोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तो उनमें भी कुछ वर्ड सिमिलर मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सफोर्ड की 2 डिक्शनरी ले लें, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की 2 डिक्शनरी ले लें, तो जाहिर सी बात है उनमें तो फिर सारी चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 डिक्शनरी हम लोगों ने लिए, एक ऑक्सफोर्ड की है और एक लोकल कोई ऑथर की, तो जाहिर सी बात है कुछ वर्ड्स उसमें सिमिलर मिल सकते हैं। सब नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे। अभी बता दो किसमें ट्रू आना चाहिए, किसमें फॉल्स आना चाहिए। पहले वाले में फॉल्स आएगा। क्या लग रहा है भैया, बताइए जल्दी जल्दी। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, पहला तीसरा भी ट्रू है, तीसरा ट्रू है, और ये चौथा भी इज नॉट, नहीं ये फॉल्स है। आदित्य का आंसर सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इज और इज नॉट हो गया, उसके बाद अगला फंक्शन क्या था, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, है ना। तो प्रिंट करा लो D1 इक्वल टू D2, प्रिंट करा दो D1 इक्वल टू D4, प्रिंट।
D1 not equals to D2 and print D1 not equals to D4, क्या आंसर आएगा? Let's check out in true or false. फॉल्स, ट्रू, ट्रू, और ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला फॉल्स। फिर से बोलो आदित्य। फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। False, true, true, false. देखते हैं रन करा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ाए जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए लॉजिक डिस्कस नहीं करेंगे। अभी ये क्वेश्चन मेरा शुभांकर से, शुभांकर आंसर देंगे। चलिए शुभांकर जी बताएं। पहला ट्रू होगा, और दूसरा फॉल्स होगा, तीसरा भी फॉल्स होगा। तो वन नहीं, तीसरा ट्रू होगा, चौथा भी ट्रू होगा। सर ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अरे यार इतना टाइम लग रहा है तुम्हें ट्रू फॉल्स शुभांकर बताने में? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पूछनी है। ट्रिपल वन डी वन में है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा। डबल वन इन डी वन तो जाहिर सी बात है डबल वन नहीं है डी वन में, फॉल्स आ जाएगा। ट्रिपल वन नॉट इन डी वन कह रहा है, ट्रिपल वन डी वन में नहीं है, गलत बोल रहा है, फॉल्स आ गया। डबल वन नॉट इन डी वन सही बोल रहा है। तो बस इसमें ट्रू फॉल्स बताने में इतना टाइम होगा। let's move to the next point. भैया पढ़ाई आप लोगों की हो नहीं रही, थोड़ा सीरियसली पढ़िए, भाई तक पढ़िए ज्यादा अच्छा। लेकिन बात है ये तो नहीं करोगे, हमने कोर्स करा था लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं करोगे तो ये तो कह सकते हो कि हमने किया ही नहीं था। एक्सप्लेन करो फटाफट से। ठीक है, सही बताया। डेटा कंपैरिजन जो होता है वो बोथ की और वैल्यू के आधार पे होता है, मतलब डेटा का जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू लगा के, वो की और वैल्यू दोनों के आधार पर हो रहा है। वो की भी मैच करेगा और वैल्यू भी मैच करेगा। अगर की और वैल्यू जो D1 में थी वही D3 में है, या फिर जो D1 में थी वही D4 में है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब मान लो की आपकी मैच कर रही है बट आपकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है। डेटा अवेलेबिलिटी चेक्ड ऑन द बेस ऑफ कीज। डेटा की जो अवेलेबिलिटी चेक होती है वो केवल और केवल कीज के आधार पर होती है। मतलब अगर देखना है डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, मान लो D1 में ट्रिपल वन नाम से कोई की थी और D4 में भी ट्रिपल वन नाम से कोई की है, ठीक है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां पे ट्रू ही रिटर्न करेगा। मतलब डेटा अवेलेबिलिटी जो चेक होगी वो कीज के बेस पे होगी, और जो डेटा का कंपैरिजन होगा कि डेटा है या नहीं है, वो की एंड वैल्यू दोनों के आधार पर होगा।
क्या आंसर आएगा अभी? बोलो भाई, क्या आंसर आएगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू है। ट्रू आएगा। तो बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? बताओ आदित्य, क्या आएगा आंसर? ट्रू। फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स। ट्रू फॉल्स आया? आएंगे फॉल्स। एक्सप्लेन करो फॉल्स और क्यों, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें कीज और वैल्यूज दोनों चेक होते हैं उस टाइम। बिल्कुल सही बात है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें की और वैल्यू दोनों को देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, दोनों की ये कीज तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, लेकिन दोनों का डेटा डिफरेंट है। हाँ, लेकिन अगर डेटा की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, अगर हम दे दें वन इन D2 तो क्या देगा? ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशन खत्म हो गए। अभी थोड़ा सा आगे की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। सपोज करो, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। We have two lists, हमारे पास दो लिस्ट है। ठीक है, ऑब्जर्व माई रिक्वायरमेंट वेरी केयरफुली। मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो लिस्ट है। ठीक है, इन फर्स्ट लिस्ट वी हैव सम डेटा। ठीक है, मतलब जो पहली लिस्ट है उसमें हमारे पास कुछ डेटा है, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें भी हमारे पास कुछ डेटा है। समझ गए मैंने क्या बोला? कि पहली वाली लिस्ट जो है उसमें भी हमारे पास कुछ डेटा है, और दूसरी वाली लिस्ट है उसमें भी कुछ डेटा है। मान लो एक लिस्ट है जिसमें कि हम लोगों ने सबके नाम स्टोर कराए हैं, दूसरी लिस्ट है उसमें हमने सबके क्या कराए, नंबर स्टोर कराए हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इन दोनों लिस्ट का यूज करके एक डिक्शनरी बनानी है। क्या बनाना है? डिक्शनरी, जिसमें कि नाम जो होंगे वो कीज हो जाएंगे और नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएंगे। तो ये हमारा काम है। कोई कर पाएगा? मैं टाइप कर दे रहा हूँ। इन फर्स्ट लिस्ट वी हैव सम डेटा, इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है ये। इन फर्स्ट लिस्ट वी हैव सम डेटा एंड इन सेकंड लिस्ट also have some data. Now I just want first list data and second list data as value, and combine them in the format of dictionary, and combine them in the format of dictionary. Can anyone solve this question? Any logic anyone have? क्वेश्चन समझ में आया सबको, हाँ या ना? सर डिक्शनरी जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट है। सपोज करो मैं कह रहा हूँ L1 नाम की एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें हमने 4 लोगों के नाम रखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य, और 4 लोगों के मैंने नाम रखे। ठीक है, मैंने एक L2 नाम की लिस्ट बनाई और इसमें मैंने चारों लोगों के नंबर भी रख दिए। अब मुझे इनको कंबाइन करना है, मतलब नाम को मैं की बनाना चाहता हूँ, ये हमारी की बनेगी और ये हमारी क्या बनेगा, और कंबाइन करना है। एनीवन हैव एनी लॉजिक? सर ऐसे कर सकते हैं L1 इक्वल टू एक्स वाई, ये मतलब तीनों वैल्यू को अलग अलग वो दे के इक्वल L1 के कर रख दें। हेलो, सुनो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिपिंग का। अच्छा, जिपिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जिपिंग?
रार फाइल सुनी है? रार फाइल के अंदर क्या होता है बेसिकली? रार फाइल का क्या काम होता है? बोलो भाई। व्हाट इज द यूज ऑफ रार फाइल? नो वन नोज। जिपिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हमारे पास सपोज करो कई सारी फाइल्स हैं और उन सारी फाइल्स को हमें एक साथ कंबाइन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जिप करते हैं। कई बार आप लोग भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गूगल से डाउनलोड करते हो, उसके बाद वो बोलता है कि इसको एक्सट्रैक्ट करिए। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 15-20 पीडीएफ फाइल पड़ी है। अब इन 15-20 पीडीएफ फाइल को अगर मैं किसी को एक साथ भेजूंगा तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है मेरे से बाय मिस्टेक कोई एक आध फाइल छूट जाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिपिंग का। जिपिंग का मतलब क्या है? सपोज करो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया, इसका नाम दे दिया डमी, ठीक। और ये जितनी भी पीडीएफ फाइल देख रहे हो, ये सारी पीडीएफ फाइल सपोज करो मैंने इसमें उठा के डाल दी। I just want to mail all these files to many of the persons on a single click. Just a minute. में ये ना, रुको एक काम करते हैं, इतनी सारी फाइलें वो एक साथ भेजने में दिक्कत होगी। ऐसे उठा उठा के इसके अंदर डाल दो। लगभग 15-20 फाइलें होंगी। दस 15 जो भी फाइलें हो, और ये मुझे सारी की सारी फाइलें मेल करनी है। तो तुम लोग करते हो एक एक करके अटैच करते हो, यही तरीका गंदा होता है। अगर तुम इसको जिप में कन्वर्ट कर लो तो जिप में कन्वर्ट करने के बाद तुम चाहे इसको कितने भी लोगों को भेजो, तुम्हें एक बार भेजनी है और कभी भी कोई भी फाइल तुमसे मिस नहीं होगी। करना क्या होता है, सिंपल इस पर राइट क्लिक करो, ऐड टू आर्चिव कर दो, और तुम इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो जिससे कि बिना पासवर्ड के तुम्हारे कोई खोल भी ना पाए इस फाइल को। यहाँ सेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है और ओके कर दो, ये बन जाती है ना यहाँ से डाल। देखो 16 फाइलें हैं, लिख के आ रहा था ऊपर। तो जिपिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपने बेसिकली सारी फाइलों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और ये क्या करता है ना, इन सबका थोड़ा थोड़ा जो साइज होता है वो भी कंप्रेस कर देता है। और एक साथ भेजोगे तो उसका साइज कुछ कंप्रेस हो जाता है, कुछ नहीं बहुत कम हो जाता है। अब तुम्हें किसी को भेजना है, तुम्हें ये फोल्डर भेजना है सिंपली, ये अलग अलग फाइल ही नहीं भेजनी है। अब वो इस फोल्डर को डाउनलोड करके क्या करेगा, इस पर राइट क्लिक करेगा, और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन आता है। जैसे वो एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेगा उसके सिस्टम में यही फोल्डर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रार फाइल बनाने का। तो यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो किसका अप्लाई करेंगे, रार फाइल का। मतलब इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जिपिंग। क्या बोलते हैं, जिपिंग। ठीक है, तो अभी हम जिपिंग करने वाले हैं। और सपोज कि हमारे पास दो लिस्ट है और अभी हमें इन दोनों को जिप करना है, तो आपको एक जिप फंक्शन यूज करना होता है। कौन सा फंक्शन, जिप। इसके अंदर आपको जिप किससे शुरू करना है, L1, L2 को, है ना। और सपोज करो इन दोनों को हमने जिप करके एक फोल्डर में स्टोर करा दिया जिसका नाम है एक्स। जैसे कि मैंने वो 16 फाइलों को जिप करने के लिए एक फोल्डर में स्टोर कराया था, डमी। इस तरीके से हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, किसमें, एक्स में। अब सुनना, आपने एक्स में स्टोर करा दिया, ठीक है, लेकिन एक्स में जब स्टोर हुआ होगा तो लिस्ट फॉर्मेट में ही तो स्टोर हुआ होगा, हाँ या ना। अरे बोलो यार, लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, इस एक्स को बदलना है डिक्शनरी में। किसमें बदलना है, डिक्शनरी में। तो क्या लिखेंगे, डिक्शनरी ऑफ एक्स। और मान लो मैंने इसको एक वेरिएबल डी में स्टोर करा दिया, ठीक है। और क्या करें हम, डी को प्रिंट कर दो, इसको प्रिंट कर दो, रन करा दो, हो गया। लक्ष्य का नंबर आ गया, दुर्गा का नंबर आ गया, रजत का नंबर आ गया और शुभम का नंबर आ गया। गाइस क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, what will happen if I don't have list data, I have tuple data? So can I do that same?
मैंने क्या बोला, मेरे पास लिस्ट डेटा नहीं है, आपके पास मेरे पास टपल डेटा है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो भी तो उल्टा सेम सीधा कर कॉन्सेप्ट देगा। रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, तो भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तब भी आपको जिपिंग ही करनी है। नेम एरर L1 इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पे T1 T2 कर दो। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई हैव सेट डेटा, तो सेट डेटा हो तो भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सपोज करो S1 वेरिएबल के नाम चाहे यही रहने दो, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा लेना, तो भी वो कंबाइन ऐसे ही होगा, मतलब जिप करके ही हमको करना होगा। अच्छा, अभी एक चीज जरा समझना, एक बात बताओ, कीज मस्ट बी यूनिक, यस और नो? कीज हमेशा कैसी होनी चाहिए? यूनिक। सपोज यस सर। इसका भी नाम रजत है, इसका भी नाम शुभम है, ठीक है, और दूसरे वाले का नाम भी शुभम है, तो फिर क्या लगता है, क्या प्रिंट होगा? क्या चारों वैल्यू आएंगी? अगर कीज डुप्लीकेट होती है तो क्या होता है डिक्शनरी के केस में? ओवरराइडिंग होती है, मतलब जो लास्ट वैल्यू आती है वो अपडेट हो जाती है, मतलब ये वाला शुभम, ये वाला दुर्गा, ये वाला रजत आएगा, लेकिन जब उसको बाद में फिर से शुभम मिलेगा तो वो पहले वाले शुभम की वैल्यू रिप्लेस कर देगा और इस वाले शुभम को प्रायोरिटी देगा। देखो, समझ में आया? अगर आपकी कीज डुप्लीकेट है तो केवल लास्ट वाले को ही प्रायोरिटी मिलेगी, जो पहली वाली आ रही थी वो क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। गाइस क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यस और नो? जी सर। यस सर। दोबारा Yes, कनेक्ट sir. करो, डिक्शनरी खत्म होने वाला है बस। और 3 साल